नमस्कार रेल साथियों। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के इस पेपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का इस पेपर में हमने 55 तक कर लिए थे। पार्ट 1 इसका हो चुका है। अब इसके पार्ट 2 में अपन 55 से आगे देखेंगे। फिफ्टी 56 आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। It pass can be guaranteed to be availed of not more than month before or and not more than मंथ आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। किट पास का लाभ लेने के लिए दिया जा सकता है जो स्थानांतरण की तिथि के 1 या 6 मंथ महीने से पहले या और महीने से अधिक नहीं होगा। 1 या 6 महीने से 1 महीने से पहले और 6 महीने से अधिक। तो 1 महीने से पहले और 6 महीने से अधिक, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 57 है, from which date the benchmark for grant of financial upgradation under MACPS would be very good came into force। ये प्रश्न हर एग्जाम में आता रहता है साथियों। ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है, किस तारीख से MACP के तहत वित्तीय उन्नयन के लिए बेंचमार्क बहुत अच्छा लागू हुआ। तो ये जो MACPS है इसका फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, और ये 1/9/2008 को ये स्कीम आई थी। उस समय 6 पे कमीशन था। उस समय 6 CPC 6 पे कमीशन था। 6 पे कमीशन आपके 1/1/2006 से लागू था। और जैसा कि आप जानते हैं 1/1/2016 से 7वां पे कमीशन है। 7 CPC 7वां पे कमीशन है। तो उस समय ये 6ठे पे कमीशन में आया था। तो उस समय क्या था कि जो MACPS मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम थी, उसमें ये वेरी गुड का जो बेंचमार्क नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था ये नियम की APR, APAR या ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट से ये जो कन्वर्ट हुई APR, ये भी 1/9/2008 को हुई थी। तो उस समय इसमें APR में एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट
पहले इसको एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। तो उस समय ये वेरी गुड का बेंचमार्क लागू नहीं हुआ था। ये जो लागू हुआ है ये आपके 25 जुलाई 2016 से लागू हुआ है। तो ये आंसर अपन यहाँ क्या लेंगे, यहाँ आंसर बी ले लेंगे। अब ये जो MACP है, MACPS है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। इसके बारे में मैं, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो मैंने कई वीडियो में इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये आप जानते हैं 1/9/2008 को आई थी और ये उन कर्मचारियों के लिए थी जिनका प्रमोशन पूरे सेवा काल में नहीं हो पाता है। तो इनमें MACP में व्यवस्था की गई कि 10-10 साल की नौकरी पर 3 वित्तीय उन्नयन यानी 3 फाइनेंशियल बेनिफिट उनको दिया जाता है। होता क्या है इसमें, अगला ग्रेड दे दिया जाता है। जैसे कोई 1800 पे आया तो उसको नेक्स्ट ग्रेड 1900 दे दिया जाएगा 10 साल बाद, फिर उसको नेक्स्ट ग्रेड 2000 दे दिया जाएगा 10 साल बाद, और उसके बाद नेक्स्ट ग्रेड दे दिया जाएगा। तो यानी 1800 में आया तो 1900, 1900 से सेकंड 2000 और थर्ड 2400। उसी प्रकार कोई 1900 में आया तो उसको नेक्स्ट ग्रेड 2400 और 2000, नेक्स्ट 2400 ग्रेड पे और नेक्स्ट उसको 2800 ग्रेड पे। उसी प्रकार जैसे कोई मान लीजिए 2800 ग्रेड पे में आया तो 2800 से नेक्स्ट उसको 4200, फिर 4400 और फिर 4800। इस प्रकार उसको 3 ग्रेड दिए जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, यहाँ 25 जुलाई 2016 होगा। प्रश्न नंबर 58 है, एट द जोनल हेडक्वार्टर लेवल हु इज द चेयरमैन ऑफ द SBF कमेटी। यहाँ ये पूछा गया है कि क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर SBF समिति का अध्यक्ष कौन होता है। यहाँ स्टाफ बेनिफिट फंड होता है और ये रेलवे में 1931 में आया था। और इसमें जो अंशदान की राशि थी वो पहले 500 रुपए थी, अब इसको बढ़ा करके 800 रुपए कर दी गई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ जोनल लेवल पे पूछा गया है इसका अध्यक्ष, तो यहाँ प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर PCPO साहब होते हैं। यहाँ प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर PCPO साहब होते हैं। तो यहाँ ए आंसर अपन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 59 है, एम्प्लॉइज रिक्रूटेड आफ्टर विच दैट कम अंडर NPS। ये पहले न्यू पेंशन स्कीम था, अब इसको नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया है और ये 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए है, जिसको आप न्यू पेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम बोला जाता है अब इसको। तो ये 1/1/2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों पर बोला जाता है। लेकिन अब इसकी समय के अनुसार इसकी मांग उठाई जा रही है। रेलवे में विभिन्न यूनियनों द्वारा, जो रेलवे की यूनियन है उनके द्वारा मांग उठाई जा रही है कि हमको NPS नहीं दिया जाए, हमको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, OPS दी जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस दे दी जाए। कई राज्यों में इसको लागू भी किया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, राजस्थान है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, ये मेरी सोच समझ है, हो सकता है OPS कर्मचारी जिस हिसाब से इसकी पुरजोर मांग उठा रहे हैं उस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय में कर्मचारियों की वापस चालू हो जाए, ऐसी मेरी सोच और समझ है। तो ये ऑप्शन इसमें यहाँ हम बी लेंगे, 1/1/2004। प्रश्न नंबर 60 है, हाउ मेनी डिजिट्स नंबर इज एलोकेटेड टू एम्प्लॉइज रिक्रूटेड अंडर NPS। नेशनल पेंशन सिस्टम 1/1/2004 में NPS के तहत भर्ती होने वाले कर्मचारियों को कितने अंकों की संख्या आवंटित की जाती है। तो ये PRAN, ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है 12। तो इस NPS में ये 12 अंकों की जाती है। एक यहाँ PPN भी पूछा जाता है, पेंशन परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, ये आपके 16 डिजिट का होता है। तो यहाँ 61 लेंगे। 61 में क्या है, हाउ मच मिनिमम किलोमीटरेज
Actual should be completed by running staff for eligibility for the post of drafted CCOR, PCOR and loco inspector. ड्राफ्टेड सीसीओआर, पीसीओआर और लोको इंस्पेक्टर के पद के लिए योग्यता के लिए रनिंग स्टाफ द्वारा न्यूनतम कितना किलोमीटर वास्तविक पूरा किया जाना चाहिए। तो ये 75,000 है साथियों, ये 75,000 किलोमीटर है। यहाँ ऑप्शन आप ए ले सकते हैं। 62 है, which type of allowance shall be admissible to running staff who are detailed for running duties before completion of rest at headquarters। रनिंग स्टाफ को किस प्रकार का भत्ता स्वीकार्य होगा जो मुख्यालय में आराम पूरा करने से पहले रनिंग ड्यूटी के लिए तैनात है। तो उसके लिए ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस होता है। नया ऑप्शन सी अपन ले सकते हैं, ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस, ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस। लोको पायलट मेल एक्सप्रेस के लिए किस मेडिकल की आवश्यकता होती है? तो लोको पायलट के मेल एक्सप्रेस के लिए A1 होता है, और A1 देखें तो आपके सी में है, तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा। 64 है, एज ऑन डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तिथि के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तिथि के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? जीएम में क्रेट सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी पोस्ट, जीएम सुरक्षा और गैर सुरक्षा पदों का सृजन कर सकते हैं? नहीं। डीआरएम में क्रेट सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी पोस्ट, डीआरएम सुरक्षा और गैर सुरक्षा पदों का सृजन कर सकता है? नहीं। जीएम में क्रेट सेफ्टी पोस्ट, जीएम सुरक्षा पद सृजित कर सकते हैं? नहीं। जीएम में redistribute the posts within the section strength, जीएम स्वीकृत संख्या के भीतर पदों का पुनर्वितरण कर सकते हैं, राइट। ये आपका राइट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। 65 नंबर प्रश्न है, उसमें पीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ पीआई से मतलब आपका, पी से आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा, ई से आपका इफिशियंसी हो जाएगा, और आई से आपका इंडाइसेंस हो जाएगा, इंडिकेक्स। तो ये जो ऑप्शन बी है ये अपन यहाँ ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्रीमीलेयर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द रिजर्वेशन ऑफ विच सोशल ग्रुप। क्रीमीलेयर का सिद्धांत किस सामाजिक समूह के आरक्षण में लागू होता है? तो क्रीमीलेयर का ओबीसी के लिए लागू होता है, क्रीमीलेयर का ओबीसी के लिए लागू होता है। यहाँ पर कई बार वो एसटी, एससी और आपके ओबीसी का रिजर्वेशन भी पूछ लेता है। तो एसटी का 7.5 है, एससी का 15 है और ओबीसी का 27 है। ये सीधी भर्तियों में है, ये सीधी भर्तियों में है। इसके अलावा पदोन्नति में पूछे तो पदोन्नति में ओबीसी को जो रिजर्वेशन होता है वो कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, एसटी और एससी को होता है, एसटी और एससी को रिजर्वेशन होता है। पदोन्नति में ओनली एसटी एससी को होता है, ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। तो चलिए यहाँ 67 देख लेते हैं। 67, व्हाट इज द इनकम लिमिट फिक्स्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए निर्धारित आय सीमा क्या है? तो इसके लिए 8 लाख रुपए है। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ई से आपका इकोनॉमिकली हो जाएगा, डब्ल्यू से आपका वीकर हो जाएगा, एस से आपका सेक्शन हो जाएगा। और ये 1 फरवरी 2019 से प्रभावी है। और इसका जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है वो आप सभी जानते होंगे 10% है। तो चलिए 68 चलते हैं। द असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज for selection posts will include exciting vacancies and
एंटिसिपेटेड वैकेंसी फॉर द नेक्स्ट मंथ, तो ये 15 मंथ के लिए है इसका, यानी चयन पदों के लिए रिक्तियों के मूल्यांकन में मौजूदा रिक्तियों और अगले 15 महीनों के लिए प्रत्याशित रिक्तियों को शामिल किया जाता है। तो इसके लिए आंसर आपको 15 मंथ यानी कि 15 मंथ, तो यहाँ सी ऑप्शन आप ले लेंगे। प्रश्न नंबर 69 है, SC/ST candidate has to secure marks out of 60 in the practical test and marks out of 40 in the oral test to qualify in a trade test। ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने के लिए ST/SC कैंडिडेट को प्रायोगिक परीक्षा में 60 में से 30 अंक जरूरी है और मौखिक परीक्षा में 11 अंक जरूरी है। मौखिक में 40 में से 11 चाहिए ST/SC को और प्रायोगिक परीक्षा में 60 में से 30 अंक चाहिए। तो यहाँ 30 और 11 ऑप्शन बी में है, तो यहाँ बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, रेलवे एम्प्लॉइज विथ ग्रेड पे मोर देन RS 2400 level 4 and up to grade 4200 level 6 are entitled for which type of quarter, यानी कि लेवल 4 से अधिक, अधिक देखिए प्रश्न को पकड़िए, अधिक लेवल 4 से अधिक यानी कि लेवल 5 और लेवल 6, तो इन दोनों के लिए टाइप 3 क्वार्टर मिलता है, टाइप 3 क्वार्टर मिलता है। और आपके लेवल 2 और लेवल 3 और लेवल 4 के लिए आपका टाइप 2 हो जाएगा और आपके L1 के लिए टाइप 1 हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर लेंगे वो टाइप 3 लेंगे, ऑप्शन बी। 71 है, द फैमिली of an employee who dies while in service may be permitted to retain the railway quarter on normal rent for how many months। सेवा के दौरान मृत कर्मचारी के परिवार को कितने महीने के लिए सामान्य किराए पर रेलवे क्वार्टर रखने की अनुमति दी जा सकती है। तो यदि कोई रेलवे कर्मचारी ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हो जाती है सेवा के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, ऑन ड्यूटी हो या चाहे कैसे भी हो, यदि सेवा के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो यदि ऑन स्पॉट मरता है तो यानी ऑन ड्यूटी मरता है तो 25 लाख मिलते हैं और वैसे मिलता है तो जो ये 20 लाख है ये DCRG की है और ये ऑन ड्यूटी मरता है तो 25 लाख है। अब यदि वो मर जाता है सेवा के रहते हुए तो उसका जो परिवार है वो 2 साल तक क्वार्टर को रख सकता है सामान्य किराए पर, 2 साल तक सरकारी आवास को रख सकता है सामान्य किराए पर। तो 2 साल को यहाँ हम 24 मंथ भी ले सकते हैं, यहाँ हम 24 मंथ यानी 24 मंथ्स भी ले सकते हैं। तो सी आंसर यहाँ आपका हो जाएगा। यहाँ मैंने इस पर्सन को इसलिए बताया है कि सेवा के रहते दौरान यदि वो मरता है तो उसको DCRG की जो रेट है वो 20 लाख मिलती है और यदि वो ऑन ड्यूटी डेथ होती है उसकी तो उसको 25 लाख मिलते हैं। यहाँ 72 है, ए रेलवे एम्प्लॉय ऑन ट्रांसफर may be permitted to retain quarter for how many months on normal rent and on special license fees double the normal rent। इस स्थानांतरण पर एक रेलवे कर्मचारी को सामान्य किराए पर और विशेष लाइसेंस शुल्क सामान्य किराए से दोगुने पर कितने महीने के लिए क्वार्टर बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है।
तो ये 2 मंथ सामान्य किराया है, ट्रांसफर पर, स्थानांतरण पर 2 महीने, और विशेष लाइसेंस वाले सामान्य किसी दुगने पर 6 मंथ है। सामान्य किराए पर 2 मंथ, और यदि वो ज्यादा रखता है दुगने किराए पर तो 6 मंथ, यानी दुगना किराया देना पड़ेगा 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए। तो यहाँ सी ऑप्शन अपन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 73 है, rotation of quarter may be allowed on educational ground to cover current academic session and also next academic session if the ward of the employee is studying in which classes। वर्तमान शैक्षणिक सत्र और अगले शैक्षणिक सत्र को कवर करने के लिए शैक्षिक आधार पर क्वार्टर के प्रतिधारण की अनुमति दी जा सकती है यदि कर्मचारी का वार्ड किस कक्षा में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे 9वीं और 11वीं कक्षा अपन ले लेंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 74 है, अच्छा प्रश्न है। हु इज द अथॉरिटी टू फॉरवर्ड इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर। इंटर रेलवे ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑन आउट ऑफ टर्न बेसिस। आउट ऑफ टर्न आधार पर अंतर रेलवे अनुरोध स्थानांतरण आवेदन को अग्रेषित करने का अधिकार किसके पास है। तो ये जीएम महोदय के पास है। ऑप्शन सी अपन यहाँ ले लेंगे। पीएससी की फुल फॉर्म पूछा है, बहुत ही इजी है। पीएससी यहाँ प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पी से प्रोप्राइटरी, ई से आर्टिकल और सी से सर्टिफिकेट। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा यहाँ। तो ये सी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। 76 में आईआईएमएस की फुल फॉर्म पूछी है। तो यहाँ आईआईएमएस में आपका इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। आई से इंटीग्रेटेड, एम से मटेरियल, एम से मैनेजमेंट, एस से सिस्टम। तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ बी ऑप्शन इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ बी ऑप्शन। और यूडीएम की फुल फॉर्म पूछी है, यह भी बहुत अच्छा है। यू से यहाँ यूजर, और टी से यहाँ डिपो, और एम से मॉड्यूल, यूजर डिपो मॉड्यूल। तो यहाँ यूजर डिपो मॉड्यूल, सी ऑप्शन अपन यहाँ ले लेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। भारत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। तो देखिए यहाँ जो भारत संघ की राजभाषा हिंदी है, तो इसके लिए आर्टिकल 343 आता है। 343 में क्या आता है, 343 में आता है कि जो भारत संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, लिपि उसकी देवनागरी होगी, और अंकों का जो रूप होगा वो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। उसी प्रकार जो 344 है उसमें भी राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति के राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति के गठन के बारे में है। तो ये 344 और 343, 343 और 344 ये दोनों राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। 343 में तो क्या है कि राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी, और अंकों का रूप है जो अंतर्राष्ट्रीय होगा। और 344 में क्या है, 344 में है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति का गठन, ये 344 में है। तो ये दोनों राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद है। 343 भी राजभाषा से संबंधित है और 344 भी राजभाषा से। इसमें राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के गठन से है, तो ये भी राजभाषा से संबंधित हो गया और ये भी राजभाषा से संबंधित हो गया। तो यहाँ दोनों यानी 343 और यहाँ 344 और 343 यहाँ बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। तो ये सी आंसर यहाँ अपन लेंगे। 79 है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर एंटाइटल्ड एंड एनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को
सूचीबद्ध किया गया है। तो ये 22 भाषाएं हैं, आप सभी जानते होंगे। ये 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में आपकी अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश सम्मिलित नहीं है, और 22 भाषाओं में नेपाली भाषा सम्मिलित है, जो कि एकमात्र विदेशी भाषा है। ये पूछा जाता है, नेपाली भाषा एकमात्र विदेशी भाषा है। तो यहाँ ये 22 भाषाएं हैं। ये ऐसे है कि 1950 में 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। फिर 1967 में आपके संधि भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के तहत, तो ये 15 हो गई। और 1992 में 3 भाषाएं और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो ये 15 और 3 18 हो गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर आपके 2003 में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली जोड़ी गई, तो 18 और 4 22 भाषाएं। इस हिसाब से आपके ये 22 भाषाएं हो जाती है। तो यहाँ जो राइट आंसर है 22 ए ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट दैट कैम अंडर रीजन ए। ए में कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ जो गुजरात है वो बी में आता है, महाराष्ट्र है वो बी में आता है, उत्तर प्रदेश है ये आपके ए में आता है, और पश्चिमी बंगाल है जो सी में आता है। तो यहाँ ए के लिए पूछा है, ए के अंतर्गत कौन आता है? तो उत्तर प्रदेश इसमें ए के अंतर्गत आ जाता है। राजभाषा का प्रश्न है, यदि आपने राजभाषा के मेरे वीडियो देखे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको सोल्व कर पाएंगे। और तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि राजभाषा के वीडियो आप जरूर देखें। यदि राजभाषा के आप मेरे वीडियो देख लेते हैं तो राजभाषा की 100% तैयारी आपकी हो जाएगी। मैं प्रत्येक वीडियो में इसका विस्तार रूप बहुत ज्यादा बताना संभव नहीं है। तो चलिए, प्रश्न नंबर 81 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट दैट डज नॉट कम अंडर रीजन सी। निम्न में से कौन सा राज्य सी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये तो किसी में नहीं आता है। तेलंगाना है जो सी में आता है, गोवा सी में आता है, हरियाणा यहाँ ए में आता है। ये किसी में नहीं आता है तो इसको छोड़ देंगे। तेलंगाना सी में आता है, गोवा सी में आता है, तो हरियाणा यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन अपन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 82 है, व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स कमिंग अंडर सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। राजभाषा अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों के लिए लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ये 100% रखा गया है, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। राजभाषा अधिनियम आप सभी जानते हैं 10 मई 1963 को पारित हुआ था, और इसके ठीक 4 साल बाद 1967 में ये संशोधित हो गया था। और ये जो धारा 33 है ये 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। और ये धारा 33 में 14 दस्तावेज आते हैं, 14 डॉक्यूमेंट आते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यानी कि द्विभाषी होते हैं। तो चलिए 82, 83, इन विच फॉर्म सब्जेक्ट ऑन द फाइल्स oblique registers are to be written। केवल अंग्रेजी में, केवल हिंदी में है, अंग्रेजी में या हिंदी में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा हिंदी इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। तो यहाँ डी ऑप्शन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 84 है, अकॉर्डिंग टू एनुअल प्रोग्राम इन विच ऑर्डर एडवर्टाइजमेंट टेंडर नोटिस etc of central offices are to be published in newspapers।
वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय कार्यालयों के विज्ञापन, निविदा, सूचना आदि किस क्रम में समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने हैं? तो वही अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। डी ऑप्शन अपन ले लेंगे। यहाँ 85 देखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर ई टेंडरिंग ई प्रोक्यूरमेंट? ई टेंडरिंग ई प्रोक्यूरमेंट के लिए किस प्रकार के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? तो ये कक्षा 3 डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। टेंडर अपलोड करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ एनक्रिप्शन टोकन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ अपन ले लेंगे। रेलवे बोर्ड में लेखा प्रमुख कौन होता है? तो वहाँ का जो मेंबर फाइनेंस होता है वो लेखा प्रमुख होता है। हु इज द हेड ऑफ अकाउंट्स इन रेलवे बोर्ड? तो ये मेंबर फाइनेंस हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं। लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं। दोनों मिला के ये 30 हो जाएंगे। यदि केवल लोकसभा का पूछता है तो 20 आंसर आएगा और ओनली राज्यसभा का पूछता है तो 10 आएगा। प्रश्न नंबर 89 है। पार्ट फर्स्ट अकाउंट्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट कंटेन्स आइटम्स ऑफ मेजर ऑब्जेक्शन। ए आंसर यहाँ राइट है, मेजर ऑब्जेक्शन। 90 है। इन विच मंथ द राजभाषा पखवाड़ा इज ऑर्गेनाइज्ड? राजभाषा पखवाड़ा किस माह में आयोजित किया जाता है? तो राजभाषा पखवाड़ा सितंबर में किया जाता है। सितंबर माह में राजभाषा पखवाड़ा मनाया जाता है। पखवाड़ा आप जानते हैं 15 दिन का होता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आप सब जानते हैं, सुपर 8 प्रश्न है। तो उसी महीने में यह राजभाषा पखवाड़ा मनाया जाता है। 91 है। हाउ मेनी वुमेन शुड बी एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री फॉर प्रोविजन ऑफ कोचेज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज? महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था के लिए कारखाने में कितनी महिलाओं को नियुक्त किया जाना चाहिए? ये प्रश्न साथियों फैक्ट्री एक्ट का है और फैक्ट्री एक्ट से संबंधित बहुत से प्रश्न इस पेपर में पूछा जाते हैं। तो यहाँ मैं कंप्लीट व्याख्या कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। किसी कारखाने में 30 या 30 से 30 प्लस महिलाएं काम करती हैं तो वहाँ क्रेच का मतलब यहाँ पालनागर होता है। पालनागर, अंग्रेजी में इसको क्रेचेज कहते हैं। ये आप देख सकते हैं क्रेचेज स्क्रीन पे, पालनागर कहते हैं। यदि किसी कारखाने में 30 महिलाएं काम करती हैं, 30 से ज्यादा करती है तो वहाँ क्रेचेज की अवस्था होती है, यानी पालनागर की अवस्था होती है। क्यों होती है पालनागर की? ताकि जो बच्चा दूध पीता है तो वो महिला अपने बच्चे को पालनागर में छोड़ सके और वो फैक्ट्री में कार्य कर सके। अब बच्चा दिन में 8 घंटे की नौकरी में बच्चा दिन में कई बार दूध पीता है, रोने भी लग जाता है। तो उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए, उसकी देखभाल के लिए वो महिला उस पालनागर में बच्चे को 8 घंटे के लिए छोड़ सके ताकि वो आराम से झूला झूलते रहे, दूध पीता रहे और खेलता रहे और महिला आराम से 8 घंटे फैक्ट्री में काम करती रहे। इसलिए ये पालनागर की फैक्ट्री में व्यवस्था की गई है। ये कब की गई है? जब किसी कारखाने में 30 या 30 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक महिलाओं को का टाइम है। तो महिलाएं कारखाने में दिन में काम करती है, रात्रि में काम नहीं करेगी। ऐसा फैक्ट्री एक्ट 1948 में प्रावधान है। जो आपका फैक्ट्री एक्ट 1948 है उसमें ये प्रावधान है कि महिला सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक
यानी दिन दिन की पारी में 7 PM, यानी दिन दिन की पारी में वो काम करेगी सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। महिला से रात्रि ड्यूटी में काम में नहीं लिया जा सकता, ये फैक्ट्री एक्ट 1948 में नियम है। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है जिसमें फुल नाइट का मतलब पूछा जाता है। तो फुल नाइट का मतलब रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 AM, सुबह 6 AM तक, सुबह 6 AM तक, सुबह 6 AM तक माना गया, यानी 8 घंटा। ये जो रात के 10 बजे से लेकर के सुबह तक थे, तो रात्रिकालीन समय माना जाता है। लेकिन महिला केवल फैक्ट्री में दिन दिन में काम कर सकती है। उसका टाइम है सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक। उसके बाद में महिला से रात को काम में नहीं लिया जाता। तो ये तो महिलाओं की स्थिति थी। इसके बाद और पूछा जाता है, जैसे 150, यदि किसी फैक्ट्री में 150 प्लस आदमी काम करते हैं या किसी शॉप में काम करते हैं, तो वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि 250 प्लस कर्मचारी काम करते हैं, तो वहाँ कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि 500 प्लस आदमी काम करते हैं, तो वहाँ एम्बुलेंस, डॉक्टर, डिस्पेंसरी और कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति। देखिए, दोबारा देखिए, वेलफेयर इंस्पेक्टर की नियुक्ति 500 आदमियों पे, डॉक्टर की नियुक्ति 500 आदमियों पे, और आपके कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति 5 आदमियों पे, डॉक्टर की 500 पे, एम्बुलेंस की व्यवस्था 500 आदमियों पे। पूछा जाता है, यदि किसी फैक्ट्री में 500 प्लस कर्मचारी काम करते हैं, 500 या 500 से अधिक, तो वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ डिस्पेंसरी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, वहाँ डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, वेलफेयर इंस्पेक्टर की नियुक्ति भी 500 आदमियों पे होनी चाहिए। तो ये 500 संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी फैक्ट्री में 500 आदमी काम करते हैं, तो वहाँ कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब डिस्पेंसरी की व्यवस्था होगी तो 500 आदमियों पे डॉक्टर भी वहां बैठेगा। और 1000 प्लस आदमी हैं, तो फिर वहां CSO की नियुक्ति होनी चाहिए, यानी चीफ सेफ्टी ऑफिसर। CSO का मतलब चीफ सेफ्टी ऑफिसर। तो यहाँ ये ध्यान में रखिएगा। ये सब फैक्ट्री एक्ट के रूल हैं साथियों, जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है, उसके तहत ये सारे नियम हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 92 में चलते हैं। मिनिमम हाउ मेनी पर्सन्स कैन फ्रॉम एन एसोसिएशन एंड गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। कम से कम कितने व्यक्ति एक संघ बना सकते हैं और ट्रेड यूनियन का पंजीकरण कर सकते हैं? तो ये 7 आदमी हैं। 7 या 7 से अधिक, 7 या 7 से अधिक कोई भी ट्रेड यूनियन का निर्माण कर सकते हैं। और ये ट्रेड यूनियन जो आया था एक्ट, ये 1926 में आया था। 93 है, हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेड टू ब्लाइंड एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड रेलवे एम्प्लॉइज। अंधे और अस्थि विकलांग रेलवे कर्मचारियों को कितना परिवहन भत्ता दिया जाता है? तो ये सामान्य दरों से दुगना दिया जाता है, दुगना दिया जाता है। जो सामान्य दरें होती हैं उससे विकलांग को दुगना दिया जाता है, जो सामान्य रेल कर्मचारी है उससे दुगना, उससे दुगना। तो यहाँ सामान्य दरों की दुगना आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर हॉस्पिटल लीव। निम्नलिखित में से कौन से कर्मचारी अस्पताल अवकाश के लिए पात्र हैं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, यहाँ 4 ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप। अब यहाँ अस्पताली अवकाश की बात हो रही है, हॉस्पिटल लीव की बात हो रही है। तो ये ग्रुप ए है, ये अधिकारियों का ग्रुप है, यानी ऑफिसर का ग्रुप है। और ये भी ए रेलवे के अंदर ए ग्रुप और बी ग्रुप, ये दोनों ऑफिसर ग्रुप हैं। और ये सी और डी ग्रुप, ये कर्मचारी ग्रुप हैं। तो जो अस्पताली छुट्टी के हकदार होते हैं वो केवल ग्रुप सी और डी के कर्मचारी होते हैं। अस्पताली छुट्टी अधिकारियों को नहीं मिलती, अधिकारियों को नहीं मिलती तो अधिकारी ए और बी ग्रुप में होते हैं और कर्मचारी सी और डी ग्रुप में होते हैं। तो ये हॉस्पिटल लीव है जो अधिकारियों को नहीं मिलती है, अधिकारियों को नहीं मिलती है, तो अधिकारी ए और बी ग्रुप में आते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल लीव है ओनली सी और डी को मिलती है, यहाँ ये समझने की बात है।
यहाँ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन से ग्रुप में सीधी भर्ती नहीं की जा सकती, तो सीधी भर्ती जो ग्रुप बी है उसमें नहीं करी जाती है, बाकी ए और सी और डी में सीधी भर्ती करी जा सकती है। ये भी यहाँ समझने की बात है। तो ये जो अस्पताली छुट्टी है वो सी और डी कर्मचारियों के लिए है, तो यहाँ सी और डी आपके ग्रुप बी में है, तो ये बी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। हॉस्पिटल लीव की बात हो रही है, यहाँ हॉस्पिटल लीव की बात हो रही है। 95 है, रेलवे अधिकारियों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है, तो ये जीएम साहब है साथियों। रेलवे अधिकारियों को यदि स्टडी लीव की आवश्यकता होती है, ये जो स्टडी लीव है, ये स्टडी लीव है, ये रेलवे में 5 साल के बाद, 5 साल के बाद रेलवे में 5 साल के बाद, 5 साल के बाद रेलवे में 5 साल के बाद सामान्य रेल कर्मचारी को तो मिलती है ये 2 साल की। सामान्य कर्मचारी को स्टडी लीव है, जो स्टडी लीव सामान्य कर्मचारी को ये 2 साल की मिलती है, और इसको 12-12 महीनों में 2 टुकड़ों में 12-12 मंथ 2 टुकड़ों में सेक्शन करानी पड़ती है, 2 टुकड़ों में सेक्शन करानी पड़ती है। और रेलवे डॉक्टरों को ये 3 साल की मिलती है, रेलवे डॉक्टरों को ये 3 साल की मिलती है, रेलवे डॉक्टरों को यह 3 साल की मिलती है, रेलवे डॉक्टरों को यह 3 साल की मिलती है। तो यहाँ जो स्टडी लीव यदि अधिकारी लेता है तो उसको कौन सेक्शन करेगा, तो उसको जीएम साहब सेक्शन करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ, ऑप्शन ये है ए यहाँ राइट है। उसके बाद 96 है, एलिजिबल स्टाफ अप टू टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट प्रमोशन कोटा। पदोन्नति कोटा के तहत चयन के लिए रिक्तियों की संख्या के, देखो पदोन्नति कोटा में जो चयन के लिए बुलाया जाता है, यहाँ पदोन्नति कोटा में यदि आपकी एग्जाम होती है और उसके चयन के लिए रिक्तियों की संख्या के 3 गुना तक के योग्य कर्मचारियों को बुलाया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण 3 गुना तक बुलाया जाता है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, वेलफेयर इंस्पेक्टर की 10 वैकेंसी निकली है, तो 10 वैकेंसी के लिए यदि 60% एग्जाम में क्रॉस करने वाले मैक्सिमम साथी 60% क्रॉस कर लेते हैं तो 60 पे पास कर दिया जाता है। तो ये जो रिक्तियां हैं 10, इसके 3 गुना रिटर्न में पास करेंगे। 3 गुणे का मतलब 30 कैंडिडेट हो गए। वैकेंसी 10 थी तो यदि 40 होते हैं तो 40 सबको पास नहीं करेंगे, 3 गुना तक बुलाया जाता है, तो ये 30 हो गए। 10 वैकेंसी का 3 गुना 30 हो गए। फिर इनकी एपीआर देखी जाएगी, फिर इनकी एपीआर देखी जाएगी। सॉरी साथियों, कहाँ थे कहाँ गए। फिर इनकी एपीआर देखी जाएगी। फिर एपीआर इनकी एक्सीलेंट है या वेरी गुड है या गुड है या एवरेज है, इनके नंबर रिटर्न में जोड़ के फाइनल पैनल तैयार किया जाएगा। इनके रिटर्न नंबर जोड़ करके फाइनल पैनल तैयार किया जाए, उनमें से टॉप 10 को ले लिया जाएगा, उनमें से टॉप 10 को ले लिया जाएगा, जो बाकी बचे वो बाहर। फिर इन टॉप 10 को यदि प्रशिक्षण है तो इनको प्रशिक्षण कराया जाएगा, उसके बाद इनको पोस्टिंग दे दी जाएगी वेलफेयर इंस्पेक्टर में। ये इनका प्रोसेस होता है। तो चलिए 97 है, रूल 3C, रूल 3C, ये रूल 3C सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस के लिए है, यानी कि ये रेलवे कंडक्ट रूल 1966, रेलवे कंडक्ट रूल 1966, रेलवे कंडक्ट रूल 1966 का रूल है। ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू विच मैटर, यानी रेलवे सेवा आचरण नियमावली 1966 का नियम 3C किस मामले से संबंधित है, तो यह है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ रेलवे फीमेल वुमेन एम्प्लॉय से संबंधित है, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न नहीं हो, उसके लिए रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 में 3C का नियम लाया गया है, जिसके तहत नियम बनाया गया है। तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए रूल है, रूल ये 3C है। तो यहाँ सी आंसर अपन ले लेंगे, सी आंसर अपन यहाँ
ले लेंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो एक 15A है। ये क्वार्टरों के दुरुपयोग से संबंधित है। क्वार्टर में गाय, भेड़, भैंस, बकरी नहीं रख सकते हैं। क्वार्टर किराए पे नहीं दे सकते हैं। क्वार्टर खाली करने से मना नहीं कर सकते हैं। तो ये रेलवे कंडक्ट रूल हैं, जो मैंने इनका पर्सनल वीडियो बनाया है, आप इनको जाके देख सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 98 है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपनसेशन हु हैज द पावर टू गिव ए 1 ईयर रिलैक्शन इन द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट इन ग्रुप सी। अनुकंपा के आधार पर समयोग्य में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु में 1 वर्ष की छूट देने का अधिकार किसे है? तो ये जीएम साहब को है। देखिए यहाँ मैं बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ। जो सीजीए है, सीजीए कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट, तो अनुकंपा के आधार पर जो समयोग्य में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु में, देखो न्यूनतम आयु में जो 1 साल की छूट देता है, 1 साल की छूट देता है न्यूनतम आयु में, वो जीएम साहब देते हैं। और 2 साल की जो छूट देते हैं न्यूनतम आयु में, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आयु में, यानी कि न्यूनतम आयु होती है 18, तो न्यूनतम आयु 18 होती है, तो 1 साल की छूट दे देंगे तो जीएम 17 साल की एज पे पोस्टिंग कर सकता है। और रेलवे बोर्ड 2 साल की इसमें छूट दे सकता है। रेलवे बोर्ड 2 साल की छूट देता है, तो इसका मतलब 16 की एज में पोस्टिंग हो सकती है। उसी प्रकार ऊपरी आयु में सीमा, ऊपरी आयु में छूट, और ऊपरी आयु में छूट की जो सीमा होती है वो डीआरएम महोदय के पास होती है। न्यूनतम जीएम साहब के पास और रेलवे बोर्ड के पास, और ऊपरी आयु की छूट डीआरएम साहब के पास होती है। यानी नौकरी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, लेकिन रेलवे बोर्ड चाहे तो 16 की एज में भी पोस्टिंग कर सकता है, और जीएम महोदय चाहे तो 17 की एज में भी पोस्टिंग कर सकता है। और ऊपरी आयु सीमा में छूट यदि देना चाहे तो डीआरएम महोदय के पास ये शक्तियां हैं। चलिए 99 है, हाउ मेनी टाइप्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इन रेलवेज। रेलवे में कितने प्रकार की सहकारी समितियां हैं? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो ये सभी हैं। ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर। 100 है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो ये जो कैट है, कैट की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ये रही कैट की फुल फॉर्म। ये पूछा जाता है कैट की फुल फॉर्म। कैट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई थी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 की हुई थी। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? और इसकी प्रधान पीठ है नई दिल्ली में। इसकी प्रधान पीठ है नई दिल्ली में। और कैट का जो डीबी होती है, कैट के जो जज होते हैं, डीबी होती है, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। और इसके जो मेंबर होते हैं, मेंबर्स की आयु 62 वर्ष है। ये भी पूछा जाता है, इसलिए बताया है। और इसके किस अनुच्छेद के तहत स्थापना की गई है? तो इसके 323A के तहत स्थापना की गई है। 323A के तहत स्थापना की गई है। 323A के तहत इसकी स्थापना की गई है। और इसकी जो शुरुआती फीस थी वो 50 रुपए रखी गई थी। इसकी जो शुरुआती फीस थी वो 50 रुपए की रखी गई थी। और जो कैट का डिसीजन आता है, कैट का जो डिसीजन आता है, उस डिसीजन के खिलाफ, उस निर्णय के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और यदि कैट के निर्णय के खिलाफ अपने को एसएलपी लगानी है, एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन, अगर कैट के निर्णय के खिलाफ हमको एसएलपी लगानी है तो फिर हम हाई कोर्ट नहीं जाके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट नहीं जाके सुप्रीम कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगती है, स्पेशल लीव पिटीशन। और यदि कैट के निर्णय के खिलाफ अपन जाते हैं तो कैट के बाद हम हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट के बाद
सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया था, यहाँ पूछा गया था केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। तो ये अनुच्छेद 323 ए जो मैंने यहाँ बताया 323 ए के तहत की जाती है। तो यहाँ बी ऑप्शन ले लेंगे। कैट की स्थापना क्यों की गई थी साथियों? कैट की स्थापना इसलिए की गई थी कि जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो कर्मचारी के साथ हो, चाहे वो कर्मचारी का प्रशासन के साथ हो, तो इनके जितने भी मुद्दे हैं, न्याय के मुद्दे हैं, विवादित मुद्दे हैं, जब ये चाहे वो सीनियरिटी का मैटर हो, चाहे वो प्रमोशन का मैटर हो, चाहे ये पोस्टिंग का मैटर हो, तो या किसी प्रकार का मुद्दा हो, तो ये लड़ते थे, लड़के प्रशासन के पास जाते थे, प्रशासन से इनका मैटर सोल्व नहीं होता तो ये क्या है, कैट में चले जाते हैं। और एक कैट इन्हीं कर्मचारियों के लिए ही बनाया गया है। और कैट का निर्माण इसलिए किया गया था कि इनका एक अलग से व्यवस्था हो न्यायिकी कर्मचारियों की, और इनको फटाफट न्याय मिले। कहीं ऐसा नहीं हो कर्मचारी पूरी नौकरी करके निकल जाए और डिसीजन आए ही नहीं। तो जल्दी से जल्दी इनके विवादित मुद्दे सुलझे और इनको फटाफट कर्मचारियों को न्याय मिले, इसलिए कैट की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है साथियों कि कर्मचारी रिटायर होकर चला जाता है, लेकिन कैट का डिसीजन आ ही नहीं पाता है। इनके कैट के अंदर ही 10-10, 15-15 साल मामले चल जाते हैं, जिससे कर्मचारी रिटायर होकर चला जाता है और उनके डिसीजन ही नहीं पा पाते। तो ये भारतीय न्याय प्रणाली को इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ऐसी मेरी सोच और समझ है, ताकि कर्मचारी के जो जितने भी डिसीजन है कैट में वो जल्दी आए और कर्मचारियों को न्याय मिले। तो चलिए 101% पे देखते हैं क्या है। हु इज सेकंड एप्लीट अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट? राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में लागू है। बाद में 2019 में भी ये पूरे इंडिया में लागू, यानी जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया था, तो वर्तमान में पूरे इंडिया में लागू है। तो यहाँ पूछा है आरटीआई अधिनियम के तहत दूसरा अपीलीय पदाधिकारी कौन है? तो ये दूसरा अपीलीय पदाधिकारी है जो सीआईसी होता है। दूसरा अपीलीय जो पदाधिकारी होता है वो सीआईसी होता है। सीआईसी का मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। तो यहाँ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग आपके ऑप्शन ए में हो जाएगा। आरटीआई ये कब आया था? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को आया था, और ये संसद में आपके 15 जून, संसद में आपको 15 जून 2005 में पास हो गया था। तो चलिए साथियों प्रश्न नंबर 102 चलते हैं। 102 है सॉरी साथियों, इन ऑल हाउ मेनी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आर परमिशिबल अंडर MACPS के तहत कुल कितने वित्तीय उन्नयन की अनुमति है? तो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम 1/9/2008 को यह MACP आई थी, इतना आप जानते हैं। इसमें 3 ग्रेड दिए जाते हैं, ज्वाइनिंग से 3 आगे के ग्रेड दिए जाते हैं। तो 3 वित्तीय लाभ इसमें दिए जाते हैं, जो कि 10-10 साल की सर्विस के अंतर पर दिए जाते हैं, इतना आप यहाँ जानते हैं। तो यहाँ 3 हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ग्रेड पे 1800 में आया, तो नेक्स्ट उसको 1900 मिलेगा, कब मिलेगा? 10 साल के बाद। फिर उसको 2000 मिलेगा, कब मिलेगा? 10 साल के बाद। फिर उसको 2400 मिलेगा, कब मिलेगा? 10 साल के बाद। उसी प्रकार कोई 1900 में आया तो उसको 10 साल बाद 2000 मिलेगा, फिर उसको 10 साल बाद 2400 मिलेगा, फिर उसको 10 साल बाद 2800 मिलेगा। तो ये क्या है? 3 वित्तीय लाभ। तो यहाँ 3 वित्तीय लाभ। पद चेंज नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है कि आप टेक्नीशियन में आए और आपको जेई बना दिया जाए,
या ऐसा भी नहीं है कि आप जेई में आए और आपको ग्रुप बी अधिकारी बना दिया जाए। ओनली वित्तीय लाभ मिलते हैं, ओनली फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, 3 मिलता है, 3 वित्तीय लाभ मिलते हैं जो कि 10-10 साल की सर्विस के अंतराल पे मिलते हैं। एमएससीपी योजना किस तारीख से चालू है? तो 1/9/2008 से है, मैं बार बार बताता रहता हूँ। तो 1/9/2008 है, यहाँ आपके सी ऑप्शन में है। लो बुक क्या है? लो बुक के बारे में पूछा गया है। तो लो बुक है जो आप जानते होंगे, लो बुक है जो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड, तो यहाँ बी ऑप्शन लो बुक लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स, तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो है आरआरएस के, तो ये राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष है, आरआरएस के राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, तो यहाँ ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उसके बाद आपका 106 है, हु इज द प्लान हेड कोऑर्डिनेटर PH17 कंप्यूटराइजेशन एट जोनल लेवल। अंचल स्तर पर PF17 कंप्यूटरीकरण का प्रधान समन्वयक कौन है? तो इसके लिए प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर यानी PCCM, ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। 107 है, विच आर द पार्ट्स ऑफ सिंगल फाइल सिस्टम। तो इसमें कोरेस्पोंडेंस साइड और फोलियो साइड दोनों होते हैं, तो यहाँ ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे, सी। और ये RTI का प्रश्न फिर आ गया, इसमें पूछा जाता है इंफॉर्मेशन consuming the file of a liability of a pension is to be provided within how much time limit under RTI Act, right to information 12 अक्टूबर 2005। RTI अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी, जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी कितने समय के भीतर प्रदान की जाती है? देखिए वैसे तो इसका जो टाइम है वो 30 दिन का है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, इमरजेंसी की स्थिति में, यदि किसी का मुद्दा जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ हो तो मात्र 2 डेज, और 2 डेज का मतलब होता है 48 घंटे, 2 डेज का मतलब होता है 48 घंटे, तो यहाँ 48 घंटे आपका आंसर ले लेंगे, ऑप्शन डी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लेते हैं 109, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति कमेटी, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये राजभाषा का प्रश्न है और इसको आप खूब पढ़ते होंगे मेरे हिसाब से। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो प्रधानमंत्री जी, हमारी केंद्रीय हिंदी समिति के सुपरिट पर्सन है, ये आता ही रहता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति कमेटी, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये अपने माननीय श्री आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में इस समिति के सदस्य हैं, तो यहाँ आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी प्रधानमंत्री। उसके बाद जो अपना प्रश्न है वो है लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, 110। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? तो वंस इन ये 3 मंथ यानी 3 महीने में एक बार। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? ये 3 महीने में एक बार होती है, यानी साल में 4 बार, साल में 4 बार। 3 मंथ में एक बार होती है, 3 मंथ में एक बार होती है, तो साल में ये 4 बार होती है। तो यहाँ वंस इन ये 3 मंथ, 3 महीने में एक बार, तो ऑप्शन ए आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए साथियों, ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो पेपर था आपका पूरा हो गया है। BR क्लासेस से संबंधित
यदि आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी है या स्टडी मटेरियल की आपको ज़रूरत है, स्टडी मटेरियल की आपकी ज़रूरत है, स्टडी मटेरियल की आपको ज़रूरत है, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन नंबरों पे आप 8003826408 जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वो सेकंड नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर अपन एपीओ, वेलफेयर इंस्पेक्टर, ओएस, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क या आपके मैकेनिकल में एएमई, एडब्ल्यूएम, जेई, ओनली मैकेनिकल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। 24 आवर्स कॉल कर सकते हैं। या किसी प्रकार की एनी इंक्वायरी करनी हो, जांच पड़ताल करनी हो, पूछताछ करनी हो, किसी प्रकार का बिहार क्लासेस से संबंधित आपकी कोई समस्या हो, तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। ग्रुप में एडमिट होने के लिए, स्टडी मटेरियल देने के लिए या किसी प्रकार की जो भी कोई आपकी समस्या हो, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये आपका पेपर है ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, ये पूरा हो गया है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए पेपर के साथ। तब तक हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे। Paying late fees on bills? Time to switch to Amazon Pay. Get auto reminders. Never